दोस्तों, आज आप सुनेंगे लंबी कहानी नेपोलियन का पत्र का दूसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक हमारे चैनल पर नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। कुछ दिन पहले आपने हमारी एक सरप्राइज वाली पोस्ट देखी होगी और आप में से काफ़ी लोग बेचैन हैं ये जानने के लिए कि वो सरप्राइज क्या है और अभी तक आया क्यों नहीं है। उसकी पूरी डिटेल्स तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इतना बता दूं कि वो सरप्राइज मार्च में आपके लिए आने वाला है और असल में वो सरप्राइज नहीं है, वो डबल धमाका होने वाला है। तो दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए और हर हफ्ते कहानियाँ सुनते रहिए। और अब फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉर्नवालिस स्ट्रीट पहुंचकर हम नए थिएटर नोबो रंगमंच की तरफ बढ़े। उसके मालिक का नाम था अभिलाष पोद्दार। फेलुदा ने जैसे ही अपना कार्ड भेजा, उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलवा लिया। आइए आइए मिस्टर मित्तर, आपके आने से मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मिस्टर पोद्दार मोटे और सांवले थे। उनकी बाईं कलाई पर सोने की घड़ी थी और होंठ चमकीले लाल। उन्होंने अभी अभी अपने मुंह में पान ठूंसा था। पूरा कमरा अत्तर की खुशबू से महक रहा था। फेलुदा ने लालमोहन बाबू का परिचय महान थ्रिलर लेखक के रूप में कराया। ओह, क्या सच में? मिस्टर पोद्दार ने जटायु बाबू को देखते हुए कहा। जी हाँ, मेरी एक कहानी पर एक हिंदी फिल्म बनी थी, द बकानियर ऑफ बॉम्बे। फेलुदा ने सुझाव दिया। आप अपनी बड़ी ओमनीबस की एक कॉपी पोद्दार को क्यों नहीं भेजते? जी हाँ, जरूर, मुझे आपकी किताब देखना अच्छा लगेगा मिस्टर गांगुली। वैसे मैं खुद तो ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लोगों को अपने लिए चीजें पढ़ने के लिए पैसे देता हूँ और फिर वो मुझे बताते हैं कि उन्हें क्या लगता है। वैसे आपके यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? जी हाँ, मुझे आपके एक लीडिंग आदमी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, फेलुदा ने कहा। हमारा लीडिंग आदमी? आपका मतलब किससे है? क्या मानस बैनर्जी? जी नहीं, अचिंत्य हालदार। अचिंत्य? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आदमी। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। इस नाम का एक लड़का एक अच्छा रोल पाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है। उसका लुक तो ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ स्टेज के लिए सही नहीं है। वो फिल्मों में ज़्यादा बेहतर कर सकेगा। मैंने उसे ऐसा कहा था, क्योंकि मैं बस उसे एक छोटा सा ही रोल दे सकता था, और वो भी काफ़ी पहले की बात है। लेकिन असल में उसने मुझे मेरे नए प्ले में लीड रोल के लिए पैसे ऑफर किए हैं, अभी हाल ही में। क्या? उसने आपको पैसे ऑफर किए हैं? देखिए मिस्टर मित्तर, इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। इस लाइन में ये बात काफ़ी आम है। ओह, तो क्या आप उसके इस ऑफर के लिए मान गए? अरे बिल्कुल नहीं मिस्टर मित्तर, हमारी कंपनी नई है, हम गलत कामों में नहीं पड़ सकते। तो मैंने उनसे कहा कि उनका प्रपोजल मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा ये बताइए, आप क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक या चाय? अरे नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम उठे और वहाँ से निकल पड़े। करीब 1:30 बजे थे और मुझे तेज भूख लगी थी। खुशकिस्मती से फेलुदा ने कहीं और जाने का सुझाव नहीं दिया और हम सीधे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में चले गए। खाना ऑर्डर करने के बाद फेलुदा ने उस एड का एक ड्राफ्ट बनाया जिसे हमने गायब चंदना के बारे में अखबार में देने का फैसला किया था। फेलुदा प्रेस में कुछ लोगों को जानते थे। एड कल या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक आ जाना था। उसमें लिखा था, अगर किसी ने न्यू मार्केट में टिंकोरी बाबू को कोई चंदना चिड़िया बेची है तो क्या वो प्लीज पीसी मित्तर से इस पते पर कांटेक्ट कर सकता है। तब तक खाना आ गया और फेलुदा ने बिरयानी लेते हुए कहा, अगर हमें हर दिन एक के बाद एक नया रहस्य मिलता रहा तो भगवान ही जाने ये सब आखिर में कहाँ खत्म होगा। एक और नया रहस्य? एक मिनट, मैं अंदाजा लगाता हूँ फेलू बाबू, तुम उस आदमी की बात कर रहे हो जिसने पेस्टन जी को चोरी का लेटर लाने की पेशकश की थी, है ना? और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो क्यों नहीं आया। बिल्कुल ठीक जटायु बाबू, इसका मतलब बस ये हो सकता है कि उस आदमी को लेटर पाने की उम्मीद थी लेकिन वो पा नहीं सका। ओह, तो इसका मतलब है जिस आदमी ने पेस्टन जी को फोन किया था वो असली चोर नहीं था बल्कि कोई और था। जी हाँ जटायु बाबू, लग तो ऐसा ही रहा है। हे भगवान, अब हमें एक और क्रिमिनल की तलाश करनी होगी, जटायु बाबू बोले। मैंने कहना शुरू किया, फेलुदा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था कि अगर आप किसी के सिर पर भारी पेपर वेट से मारो तो उसे चोट तो लगेगी ही, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो आदमी मर ही जाएगा? अच्छा सवाल है तो आपसे। इसका जवाब आसान है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस केस में जिसने भी पार्वती चरण को पेपरवेट मारा होगा
उसे उसकी मौत का पक्का यकीन रहा होगा। या फिर शायद फेलुदा उसे लगा हो कि वो उसको बेहोश कर देगा। शायद उसे ये नहीं लगा होगा कि वो आदमी मर जाएगा। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है टॉप से। लेकिन फिर भी किलर पार्वती चरण को सच में मारना चाहता था या नहीं, ये इशू नहीं है। पॉइंट ये है कि वो गया कहाँ, वो गायब कैसे हो गया। ये सब करीब करीब जादू जैसा लग रहा है। और उसी शाम को हमें इस सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। और ये बात हुई भी काफ़ी नाटकीय तरीके से। करीब 4:30 बजे इंस्पेक्टर हाजरा ने हमें फ़ोन करके बताया कि उनको अभी भी साधन दस्तीदार नहीं मिला है। लाल मोहन बाबू हमारे घर पर ही रुक गए थे। 7:30 बजे हम लोग कॉफ़ी पीते हुए बातें कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इससे हम सब चौंक गए, क्योंकि सर्दियों की शाम को इस समय किसी का आना थोड़ा अजीब था। दरवाज़ा खोला तो देखा कि ऋषिकेश दत्ता बाहर खड़े थे। कमरे में आते हुए बोले, माफ़ कीजिएगा, मुझे पता है ये मिलने का सही समय नहीं है और मुझे फ़ोन कर देना चाहिए था, लेकिन मिस्टर हालदार की मौत के बाद से टेलीफोन लगातार इस्तेमाल हो रहा है। मुझे एक पल के लिए भी खाली नहीं मिला। अरे वो सब छोड़िए, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। आराम से बैठिए और बताइए कि हुआ क्या है, फेलुदा ने कहा। मिस्टर दत्ता बोले, आपने उस दिन मेरा कमरा नहीं देखा था ना। खैर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस कमरे में रहने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। सिर्फ मैं अकेला ही ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, बाकी सब लोगों के बेडरूम्स ऊपर हैं। नौकरों के क्वार्टर्स मेन घर के पीछे हैं। इतने समय के बाद भी मुझे अकेले रहने में थोड़ी बेचैनी महसूस होती है, खास करके रात में। कल रात को मैं डिनर के बाद करीब 10:30 बजे अपने कमरे में लौटा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मच्छरदानी नीचे खींची और सोने ही जा रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि उस घर में कोई भी दरवाजे नहीं खटखटाता। अगर किसी को मुझसे मिलना है तो वो बस दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरा नाम पुकारते हैं। इसलिए इस बात से मेरे मन में तुरंत शक पैदा हुआ। मैंने कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर से दस्तक हुई। पहले तो मुझे लगा कि दरवाज़ा ना खोलूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो भी है वो बार बार दरवाज़ा खटखटाता ना रहे कहीं, और ये बात और भी बुरी होगी। इसलिए मैं गया और खुद को हिम्मत रखने के लिए तैयार करते हुए मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। एक आदमी तेज़ी से अंदर आया और उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और इसीलिए उसको पहचानने में मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले कि मैं एक भी शब्द बोल पाता, उसने बोलना शुरू कर दिया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसने उसे मेरी तरफ तब तक ताने रखा जब तक अपनी बात खत्म नहीं कर ली। ये सब सुनते हुए लाल मोहन बाबू अब तक थोड़ा हाँफने लगे थे। मुझे भी अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। फेलुदा ने बड़ी ही शांति से पूछा, तो साधन दस्तीदार ने तुम्हें क्या कहा? कुछ भयानक मिस्टर मित्तर। उसे मिस्टर हालदार के कलेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। उसने कहा कि उस कलेक्शन में एक सोने की नस्वार की डिब्बी है जिसमें पन्ने जड़े हैं। ये डिब्बी कभी बहादुर शाह जफर की हुआ करती थी। उसको उस डब्बी के लिए एक खरीदार मिल गया है और इसीलिए मुझे उस डब्बी को लाकर साधन दस्तीदार को देना होगा। उसने कहा कि वो घर के पास ही में एक टूटी हुई नील की फैक्ट्री के पास मेरा इंतज़ार करेगा। वहाँ पर एक झील है जिसका नाम मधु मुरली दीघी है। तो वो नस्वार की डिब्बी में चुराऊं और आज रात 11 बजे उस जगह पर जाकर उसको दे दूं। उसने मुझे एक खास पेड़ के नीचे खड़े होने को कहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? फेलुदा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या उसने इस काम के लिए तुम्हें कोई इनाम देने की पेशकश भी रखी है? क्या वो अपना प्रॉफिट तुम्हारे साथ शेयर करेगा? अरे छोड़िए भी मिस्टर मित्तर, वो एक पैसा भी शेयर नहीं करेगा। उसका मकसद सिर्फ मुझे डराकर वो करवाना है जो वो करना चाहता है। उसने मुझे ये भी कहा है कि पुलिस के पास जाने का मतलब होगा मौत। वो मुझे मार डालेगा जैसे उसने मिस्टर हालदार को मारा था। ये कहते समय मिस्टर दत्ता की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। फेलुदा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्या घर के दरवाजे पर रात वाला चौकीदार नहीं है अब? जी है, लेकिन मुझे लगता है वो दीवार फांद कर अंदर आ गया होगा। और मिस्टर साधन को कैसे पता चला कि आप किस कमरे में हैं? ये तो बहुत ही आसान था पता लगाना, क्योंकि साधु दस्तीदार उसी कमरे में रहते थे। साधु? क्या ये उसका पेट नेम है? मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर हालदार उनको इसी नाम से बुलाते थे। ठीक है, और आपने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। पुलिस हर रोज़ घर आ रही है और सारी चीज़ों पर ध्यान से नज़र रख रही है, तो ऐसे में मैं कुछ कैसे चुरा सकता हूँ? तब वो बोला,
कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं मिस्टर हालदार का सेक्रेटरी हूँ और इसलिए मैं आसानी से उनके कमरे में ये कहकर जा सकता हूँ कि मुझे कुछ पेपर्स देखने हैं या कुछ और काम करना है। उसने ये भी कहा कि वो मेरे फालतू के बहाने नहीं सुनेगा और मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो चला गया। अब मैं जानता हूँ मिस्टर मित्तर कि अब आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था या कम से कम अमिताभ हालदार को तो बताना चाहिए था, लेकिन असल में मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। मेरी जान दांव पर लगी है और इसीलिए मैंने आपके पास आने का फैसला किया। मुझे नहीं लगता कि साधु को इस केस में आपके शामिल होने के बारे में पता है, इसलिए आप ही मेरी एकमात्र उम्मीद हो। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। क्या तुमने वो नस्वार की डिब्बी अभी तक चुरा ली है? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ गया। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम सब वहाँ पर जाएं जहाँ उसने तुमसे मिलने के लिए कहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिस्टर मित्तर, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि उसे रंगे हाथों पकड़ने का ये सुनहरा मौका है? आप थोड़ा जल्दी जाकर वहीं कहीं छिप सकते हैं। मैं 11 बजे जाऊँगा और फिर आप आसानी से उसे पकड़ सकते हो। क्या आपको नहीं लगता मिस्टर दत्ता कि पुलिस के पास जाना ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा? फेलुदा ने फिर से कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चाहे आप अकेले वहाँ जाएं या अगर आप चाहें तो अपने दोस्त और कज़िन को भी ले जाएं, लेकिन प्लीज़ पुलिस को इस मामले में मत डालिए। पुलिस के बीच में पड़ते ही वो मुझे मार डालेगा। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप वहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ हथियार ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि साधु दस्तीदार बहुत ही खतरनाक आदमी है। फेलुदा सोच में डूबे बैठे रहे। जटायु बाबू ने बिना एक पल भी हिचकिचाए कहा, अरे फेलू बाबू, हाँ कह दीजिए। अगर राजस्थान के डकैत हमें नहीं डरा सके तो इस आदमी का क्या चांस है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको वो जगह पहले ही दिखा दूंगा, स्टेशन से करीब 4 मील दूर है, मिस्टर दत्ता ने फिर से कहा। अब की बार फेलुदा मान गए। मिस्टर दत्ता खड़े होते हुए बोले, थैंक यू मिस्टर मित्तर। तो क्या आप 10 बजे मुझसे मिलेंगे रात को? ठीक है। कहाँ पर मिलना है बताइए। अगर आप हमारे घर के पास से गुजरें तो कुछ फरलांग के बाद आपको एक चौराहा मिलेगा जहाँ पर 3 सड़कें मिलती हैं। वहीं एक तरफ मिठाई की दुकान है। मैं वहीं पर आपका इंतज़ार करूँगा। अध्याय 5। हालांकि रात के उस समय में ट्रैफिक ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हम 9 बजे से थोड़ा पहले निकल गए, जिससे हमें 12:07 पहुँचने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का समय मिल गया। हमने निकलने से पहले डिनर किया, जो थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हम में से किसी को भी इतनी जल्दी रात का खाना खाने की आदत नहीं थी। जटायु बाबू का ड्राइवर ये जानकर बहुत ही उत्साहित हो गया कि हम 12:07 क्यों लौट रहे थे। खुशकिस्मती से वो फेलुदा का बहुत बड़ा फ़ैन था और एक्शन से भरी हिंदी फिल्में देखना उसे बहुत पसंद था। कोई भी दूसरा ड्राइवर देर रात शहर से बाहर जाने की बात पर नाराज़ हो जाता, लेकिन लाल मोहन बाबू के ड्राइवर हरिपद के थके हुए अंगों में तो जैसे नई जान सी आ गई जब फेलुदा ने उसको सारी सिचुएशन बताई। जब हम वीआईपी रोड पर पहुंचे तो लाल मोहन बाबू ने गाना शुरू कर दिया, इस चांदनी रात में सब लोग जंगल गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, फेलुदा ने उनको घूरा और वो सकपकाकर चुप हो गए। आसमान उस दिन पूरी तरह से अंधेरा था। चांद का कोई निशान नहीं था, लेकिन आसमान में बादल भी नहीं थे। शायद तारों की हल्की रोशनी कुछ काम आ जाए। फेलुदा के कहने पर मैंने गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी और लाल मोहन बाबू ने अपने हल्के पीले रंग के पुलोवर के ऊपर फेलुदा का रेनकोट पहन लिया था। उन्होंने श्रीनाथ की हाथ की चक्की की लोहे की रॉड उधार ले ली थी और उसे अपनी जेब में रख लिया था। हालांकि कार में उसे देखना मुमकिन नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि जब वो कार से उतरेंगे तो उनकी एक जेब उसके बोझ से काफ़ी भारी होकर लटक जाएगी। फेलुदा के पास भी हथियार था, उनका कोल्ट रिवॉल्वर, जो उनकी जैकेट की जेब में था। हम 10 बजे से कुछ पहले क्रॉसिंग पर पहुंचे। मिस्टर दत्ता मिठाई की दुकान के बगल में एक पान की दुकान के सामने खड़े थे। हरिपद ने कार रोक दी और मिस्टर दत्ता जल्दी से आकर कार में बैठ गए। फिर बोले, यहाँ से अगला दायां मोड़ ले लीजिए। कुछ ही मिनटों बाद घरों की संख्या काफ़ी कम होने लगी। स्ट्रीट लाइटें भी गायब हो गईं। मुझे एहसास हुआ कि हम 12:07 शहर को छोड़कर अब गांव में दाखिल हो गए हैं। मिस्टर दत्ता ने हमें बताया, पहली नील की फैक्ट्री 12:07 में ही बनी थी। अगर आप कभी दिन के उजाले में इस तरफ आएंगे तो आपको वो टूटे फूटे पुराने घर दिख जाएंगे जिनमें इस फैक्ट्री के अंग्रेज मालिक रहते थे। अगले 20 मिनट तक गाड़ी चुपचाप चलती रही। फिर मिस्टर दत्ता ने कहा, पहुंच गए हम, गाड़ी रोकिए। गाड़ी रुकी और सब बाहर निकल आए। आप प्लीज़ अपने ड्राइवर से कह दीजिए कि वो गाड़ी में यहीं इंतज़ार करे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि साधु दस्तीदार ने मुझे कहाँ मिलने को कहा है। फिर आपकी गाड़ी मुझे घर ले जाएगी और फिर वापस यहीं आ जाएगी। मैं 11 बजे से ठीक पहले
सही जगह पहुंच जाऊंगा। जटायु बाबू ने अपने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और कहा, मिस्टर दत्ता को छोड़ने के बाद कुछ खा लेना। जब तक हम घर वापस पहुंचेंगे काफ़ी देर हो चुकी होगी। फिर हम एक खेत से होकर चलने लगे। 5 मिनट बाद हमने खुद को ऐसी जगह पाया जो एक जंगल जैसी लग रही थी। मिस्टर दत्ता ने पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मधु मुरली दीघ ही इन पेड़ों के पीछे है, लेकिन हमें उस जगह जाना है। हम फिर से चलने लगे। इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, टूटी हुई इमारतों की आउटलाइन मैं साफ देख सकता था। ये जगह असल में जंगल नहीं थी। ये शायद किसी नील फैक्ट्री के अमीर मालिक की प्राइवेट जमीन का हिस्सा रहा होगा। सालों की अनदेखी ने इसे जंगल जैसा बना दिया था। कभी यहाँ एक बड़ा घर रहा होगा। सामने के बरामदे का कुछ हिस्सा अभी भी सीधा खड़ा हुआ था। ये शुक्र है कि सर्दी का मौसम था, वरना हमें सांपों से निपटना पड़ता। फेलुदा बोले, इस समय टॉर्च का इस्तेमाल करना शायद सेफ होगा। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी इससे कोई फर्क पड़ेगा। फेलुदा ने अपनी छोटी पॉकेट टॉर्च जला ली। हम उस टूटी फूटी बिल्डिंग के मलबे की तरफ बढ़े, ये कोशिश करते हुए कि ठोकर ना लगे या गड्ढों में ना गिरें। मिस्टर दत्ता ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। ये रहा वो पेड़। ये एक शियोरा पेड़ है। साधु ने मुझे यहीं इंतजार करने के लिए कहा था। आप लोग देख लीजिए आपको कहाँ छिपना है, और मेरे ख्याल से मुझे अब निकल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, करीब 45 मिनट में फिर मिलते हैं, फेलुदा ने कहा। जी हाँ ठीक है। मिस्टर दत्ता पलटे और जिस तरफ से हम आए थे उसी तरफ चले गए। जब हमें वो दिखने बंद हो गए तो फेलुदा ने अपनी जेब से एक ट्यूब निकालते हुए कहा, ये लो, ओडोमॉस है, शायद काम आएगी। ओह थैंक यू फेलू बाबू, मलेरिया फिर से बहुत बढ़ रहा है, जटायु बाबू ने कहा, और हम सब ने अपने हाथों, चेहरों और गर्दन पर अच्छी तरह ओडोमॉस लगा लिया। लंबे इंतजार के लिए हम लोग अब तैयार थे। हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर जगह ईंटों के छोटे छोटे ढेर बिखरे हुए थे, जिनको कुर्सी या स्टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। पहली कुछ मिनट हम थोड़ा फुसफुसाकर बातचीत करते रहे, उसके बाद बिल्कुल चुप हो गए। अब तक हमारी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई थी, और हम देख सकते थे कि वहाँ तरह तरह के पेड़ थे, जिनमें आम, बरगद और पीपल शामिल थे। कुछ बांस के झुरमुट भी थे। दूर से रिक्शों के हॉर्न, ट्रेन, कुत्तों के भौंकने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। फेलुदा की घड़ी का डायल चमक रहा था, इसलिए वो अंधेरे में भी समय देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर मिनट ठंड बढ़ती जा रही थी। आसमान में तारे अब धीरे धीरे अपनी जगह बदलने लगे थे। जो तारा कुछ मिनट पहले नारियल के पेड़ के ठीक ऊपर था, वो अब लगभग उसके पीछे छिप गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि क्या मुझे कोई जाना पहचाना तारामंडल दिख रहा है, और ठीक उसी समय एक आवाज़ आई जो बाकी सारी आवाज़ों से बिल्कुल अलग थी। ये किसी के कदमों की आहट थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी 11 बजने में काफ़ी देर थी। कुछ ही मिनट पहले फेलुदा ने अपनी घड़ी देखकर 10:45 हो गए हैं कहा था। हम सब मूर्तियों की तरह चुपचाप बैठे रहे। कदमों की आवाज़ उस रास्ते से आ रही थी जो पेड़ तक जाता था। हम दम साधे सुनते रहे। कुछ सेकंड बाद अंधेरे में से एक आदमी निकलता दिखाई दिया। वो उसी शियोरा पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उसकी स्पीड कम होती जा रही थी। हम बस कुछ ही गज दूर थे, एक टूटी हुई दीवार की आड़ में थोड़े छिपे हुए। ये आदमी कौन था जो हमारी तरफ आ रहा था? क्या वो साधन दस्तीदार था? लेकिन क्योंकि हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, तो इस बात को बताने का कोई तरीका नहीं था। फिर उस आदमी ने धीरे से पुकारा, मिस्टर दत्ता। वो अब चलना बंद कर चुका था। मैंने महसूस किया कि फेलुदा मेरे बगल में उठकर खड़े हो गए थे। उनका शरीर पूरा तना हुआ था और वो एक्शन में आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने फिर से पुकारा, मिस्टर दत्ता। लाल मोहन बाबू थोड़ा हिले। अपनी दाहिनी कोहनी उन्होंने ऊपर उठाई और मैं समझ गया कि वो अपना हथियार निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाल रहे। वो आदमी बस अब कुछ ही फुट दूर था। मिस्टर दत्ता। अभी उसके मुंह से निकली ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फेलुदा उछले और उसके ऊपर गिर पड़े। मैं भी ऐसा ही करने वाला था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे रोक दिया। 2 और आदमी आगे बढ़े और फेलुदा के ऊपर गिर पड़े। ये इतना अचानक हुआ कि कुछ पलों के लिए मैं बस बेवकूफ़ों की तरह खड़ा देखता ही रह गया। लेकिन सालों के अनुभव ने मुझे सिखाया था कि आसानी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं देख पा रहा था कि फेलुदा ने उनमें से एक आदमी को मारा था और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। मुझे खुद को संभालने, उसे पकड़ने और उसके जबड़े पर एक मुक्का मारने में बस कुछ ही सेकंड लगे। वो बिना एक भी आवाज़ किए घास पर गिर पड़ा। मैं थोड़ा खुश महसूस करने लगा। लेकिन ये क्या था? पेड़ों के पीछे और टूटी हुई बिल्डिंग के दूसरे हिस्से से
बहुत सारे दूसरे आदमी अब रेंगते हुए निकल रहे थे। उनमें से एक ने मेरे हाथ पकड़े और उनको मेरी पीठ के पीछे दबा दिया। दो और आए और उन्होंने फेलुदा पर हमला कर दिया। मैं उनको संघर्ष करते हुए सुन सकता था, लेकिन वो कुछ भी करने में बिल्कुल लाचार थे, सिवाय दुश्मनों को लात मारने की कोशिश करने के। और लालमोहन बाबू क्या कर रहे थे, कहाँ थे वो? लेकिन ये सब देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने उनके बारे में सोचा, मेरी ठोड़ी पर एक जोरदार चोट लगी और मेरे घुटने मुड़ गए और मैं बेहोश हो गया। अरे तुम ठीक हो तौब से? एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कान में पड़ी, और जब मैं होश में आया तो फेलुदा वो पहले इंसान थे जो मुझे नजर आए। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, 10 मिनट के लिए मैं भी बेहोश हो गया था। अब मैं कमरे में मौजूद बाकी लोगों को देख सकता था। वहाँ पर अमिताभ हालदार थे और उनके बगल में एक औरत थी जो शायद उनकी पत्नी थी, और लालमोहन बाबू, मिस्टर दत्ता और दरवाजे के पास अचिंत्य हालदार खड़े थे। मैंने ये कमरा पहले कभी नहीं देखा था। मैं धीरे से उठकर बैठा हुआ। ठोड़ी में दर्द के अलावा कोई और दिक्कत नहीं लग रही थी। फेलुदा की दाहिनी आंख पर चोट लगी थी। उसके आसपास का हिस्सा एकदम काला पड़ गया था। मैंने अब तक ऐसी काली आंखें सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। फेलुदा ने मुझे बताया, सिर्फ जटायु बाबू ही पूरी तरह से सही सलामत बच पाए हैं। ओह, लेकिन ये सब हुआ कैसे, और कौन थे वो लोग? और जटायु बाबू ने ऐसा क्या किया जो वो बच गए? अरे वो लोहे की रॉड का कमाल था। मेरी बात हमेशा याद रखना तपेश, दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हाथ से पीसने वाली मशीन की उस रॉड का मुकाबला कर सके। मैंने बस उसको अपने सिर के ऊपर रखा और हेलीकॉप्टर की तरह घुमाता रहा। एक भी गुंडा मेरे पास नहीं आ पाया। लेकिन वो गुंडे थे कौन? वो किराए के गुंडे थे तौब से। मिस्टर दत्ता ने बड़े ही अफसोस के साथ सिर हिलाया और बोले, मुझे पता था कि वो आदमी खतरनाक है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना आगे तक चला जाएगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जब मैं उस जगह पर लौटा तो मुझे कितना बुरी तरह का झटका लगा। आप लोगों में से एक जमीन पर सीधा पड़ा हुआ था और दूसरा पेट के बल गिरा हुआ था और तीसरा बैठा था, पूरी तरह से हैरान परेशान। अपराधी और उसकी टीम बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। फेलुदा ने मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ संक्षेप में बताया। जब मिस्टर दत्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें उस हालत में पड़े देखा। फिर वो और लालमोहन बाबू मुझे कार तक लेकर गए। किस्मत से जब वे लोग मुझे घर लाए तो अमिताभ हालदार तब भी जाग रहे थे। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मेरे लिए ग्राउंड फ्लोर पर अपने गेस्ट रूम्स में से एक में आराम करने का इंतजाम कर दिया। ये एक बड़ा और आरामदायक कमरा था जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम भी था। मिस्टर हालदार ने जोर दिया कि हम रात उनके घर पर ही बिताएं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि हम में से किसी के भी पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। मिस्टर हालदार ने सख्त स्वर में कहा, काश आपने हमें पहले ही सब कुछ बता दिया होता मिस्टर दत्ता। मैं ये बात पुलिस को बताता और फिर ये सब कुछ नहीं हुआ होता। मैं जानता हूँ सर, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मुझे कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था, और इसीलिए मिस्टर मित्तर की मदद लेने के अलावा और कोई ख्याल ही मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं जानता था कि इस बात के लिए उस आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता। जान की धमकी मिलने के बाद पुलिस के पास जाने की हिम्मत भला किसके अंदर होगी। मिसेस हालदार ने हमारे रहने के लिए सारा इंतजाम कर दिया था। उन्होंने लालमोहन बाबू से कहा, मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं और मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत आने की वजह से आपसे ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। जटायु बाबू ने मुस्कुराकर अपनी इस तारीफ को स्वीकार किया। फेलुदा बोले, मुझे कल जाने से पहले आपके बेटे से बात करनी है। उसने बड़ी ही हिम्मत दिखाई जब वो चोर उसके कमरे में घुसा तो। फिर करीब 1 घंटे के बाद जब हम सोने के लिए तैयार हो रहे थे तो फेलुदा ने अचानक एक ऐसी बात कही जिससे हम हैरान रह गए। बोले, मुझे पता नहीं था कि जबड़े पर पड़ा एक घूंसा ब्रेन टॉनिक की तरह भी काम कर सकता है। क्या मतलब है आपका फेलुदा? मैंने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब ये है तौब से कि जबड़े पर एक घूंसा खाने के बाद अब आखिरकार मैं ये समझ गया हूँ कि साधु दस्तेदार ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही चालाक आदमी है, लेकिन इस बार उसका सामना मुझसे है, तो इसलिए उसकी यह चालाकी कुछ काम नहीं आएगी। हमने उत्सुकता से कुछ और बातें पूछी, लेकिन फेलुदा ने एक भी शब्द और कहने से बिल्कुल मना कर दिया। अध्याय 6। फेलुदा स्कूल जाने से ही पहले अनिरुद्ध से मिलने के लिए जल्दी उठ गए। उस बच्चे ने हमें डिटेल में बताया कि उसने चोर को कैसे भगाया था। उसकी कल्पना शक्ति वाकई बहुत तेज थी। मेरे मन में एक पल के लिए ये भी विचार आया
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये पूरी कहानी अपने मन से गढ़ी हो। फेलुदा उससे कह रहे थे, तुमने मुझे वो बंदूक नहीं दिखाई जिससे तुम चोर पर हमला करने वाले थे। मेरा मतलब है वही जो तुमने अपने चाचा अचिंत्य को दिखाई थी। अनिरुद्ध ने अपनी मशीन गन निकाली और फेलुदा को दे दी। इससे आग निकलती है, पता है, उसने कहा। यह बंदूक लाल रंग के प्लास्टिक की बनी थी। ट्रिगर दबाने पर असली मशीन गन जैसी आवाज आती थी और उसके बैरल से तेज चिंगारियां निकलती थीं। फेलुदा ने उसे ध्यान से देखा और फिर अनिरुद्ध को लौटा दिया। बड़ा अच्छा हथियार है तुम्हारे पास। चलो अब देखते हैं कि कुछ किया जा सकता है या नहीं, ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। क्या आपका मतलब है कि आप चोर को पकड़ लोगे? अनिरुद्ध ने भोलेपन से पूछा। चोरों को पकड़ना ही तो जासूस का काम होता है ना? फेलुदा ने कहा। हाँ शायद, लेकिन मेरी चंदना का क्या आप उसको भी पकड़ लोगे जिसने मेरी चिड़िया को चुराया है? मैं उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ अनिरुद्ध, लेकिन ये काम आसान नहीं है। ओह, क्या ये वाकई बहुत मुश्किल है? हाँ, बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ा बड़ा रहस्य है। हाँ, सही कहा अनिरुद्ध, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन आपको उसके पिंजरे पर खून मिला था ना? हाँ, मिला था अनिरुद्ध, वही तो मेरा एकमात्र सुराग है। ये सुराग क्या होता है? सुराग कुछ ऐसा होता है जो एक जासूस को चोरों को पकड़ने में मदद करता है अनु। लाल मोहन बाबू ने अचानक इस बातचीत को टोक दिया। अनु, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी इस चिड़िया को बोलते सुना था? हाँ, मैंने सुना था। मैं अपने कमरे में था और चिड़िया अपने पिंजरे में थी। मैंने उसे कुछ कहते सुना था। तो बताओ उसने क्या कहा था? जटायु बाबू ने पूछा। उसने कहा, डेक चेयर दादू, डेक चेयर दादू। उसने ऐसे 2 बार कहा। मैं अपने कमरे से बाहर भागा जल्दी से, लेकिन उसके बाद वो बोली ही नहीं। लाल मोहन बाबू मुस्कुराए और मुझे भी मानना पड़ा कि डेक चेयर दादू फेक हेयर बाबू से बहुत अलग नहीं लगता, खासकर अगर उसे जल्दी जल्दी कहा जाए। फेलुदा ने अमिताभ हालदार से पूछा, क्या आपके घर में ऐसा कोई है जो एक पक्षी को पकड़ सके? जी हाँ, हमारे माली के बेटे शंकर ने पहले भी कुछ चिड़ियाएं पकड़ी हैं। वो काफ़ी फुर्तीला है, वो पकड़ लेगा। लेकिन किसे पकड़ना है? फेलुदा बोले, आप उससे कहिए कि वो बगीचे में चंदना चिड़िया को ढूंढे। मुझे पूरा यकीन है कि वो चिड़िया अभी भी आपके बगीचे में ही कहीं पर होगी। इसके तुरंत बाद हम घर के लिए निकल पड़े। मैंने लोकल अखबार में पहले ही देख लिया था कि फेलुदा का ऐड छप चुका था, लेकिन हम में से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हमें इतनी जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसी दिन करीब 12 बजे करीब 25 साल का एक नौजवान हमारे घर आया। उसके हेयर स्टाइल और जीन्स को देखकर लग रहा था कि वो आजकल के फैशन को फॉलो करने का शौकीन है। फेलुदा ने उसे बैठने को कहा, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने एक चिड़िया के बारे में आपका ऐड देखा था। ओह, क्या वो चिड़िया आपकी थी? जी नहीं, वो मेरे दादाजी की थी। पिछले महीने उनकी मौत हो गई। उनको वो चिड़िया बहुत ही पसंद थी और वो खुद इसकी देखभाल करते थे। लेकिन क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पापा बहुत बिजी रहते हैं और मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हमने इसे बेचने का फैसला कर लिया। ये चिड़िया आपके परिवार के साथ कितने समय तक रही? फेलुदा ने पूछा। जी, करीब 10 साल तक। क्या ये कुछ बोलती थी? जी हाँ, मेरे दादाजी ने इसे कुछ शब्द सिखाए थे। असल में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अजीब था और इसीलिए चिड़िया भी कुछ अजीब शब्द बोलना सीख गई थी। अजीब शब्द क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो जो बोलती थी वो आमतौर पर जो चिड़ियाएं बोलती हैं, जैसे राधे श्याम या हरे कृष्ण, उससे काफ़ी अलग था। मेरे दादाजी हर दिन शतरंज खेला करते थे। उन्होंने चिड़िया को चेकमेट बोलना सिखाया था और साथ में वो ब्रिज भी खेलते थे। तो अगर उनको ये पता चल जाता कि उनके विरोधी खिलाड़ी के पास अच्छा हैंड आया है, तो वो अपने पार्टनर को वार्न कर देते थे। वो उस टाइम जो शब्द बोलते थे वो एक तरह का कोड होते थे जिनको उनका पार्टनर समझ जाता था। चिड़िया ने भी उन शब्दों को बार बार सुनकर सीख लिया और फिर उसने भी उन शब्दों को बोलना शुरू कर दिया। और वो शब्द क्या थे? फेलुदा ने उत्सुकता से पूछा। टेक केयर साधु। टेक केयर साधु? लेकिन साधु क्यों? वो मुझे नहीं पता। मैंने आपसे कहा ना कि ये उनके और उनके पार्टनर के बीच का एक कोड था। ठीक है, मैं समझ गया। आप सच में बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फेलुदा ने बड़ी ही कृतज्ञता से कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, अखबार में एड्रेस देखकर मुझे पता नहीं चला था कि ये आपका घर है। अब आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकता।
मेरा मतलब है, ऐसा हर दिन नहीं होता ना कि कोई किसी फेमस जासूस से मिले। गुड बाय। उस आदमी के जाने के बाद फेलुदा ने मुझसे कहा कि उनको बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए, और वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गए। करीब 5 घंटे बाद वो एक कप चाय पीने के लिए निकले और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर हाजरा को फ़ोन किया। कल आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। कुछ खास नहीं, बताइए। क्या आप कल सुबह 9 बजे तक मिस्टर हालदार के घर पहुंच सकते हैं? मुझे लगता है कि मैंने ये मिस्ट्री सुलझा ली है और इसीलिए आपको पूरी तैयारी के साथ आना होगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत हामी भर ली। यही मैसेज लालमोहन बाबू को भी भेज दिया गया कि हम टैक्सी लेकर 8:30 बजे तक उनके घर पहुंचेंगे और फिर उनकी कार से बारासात जाएंगे, इस रहस्य को सुलझाने के लिए। अमिताभ हालदार को सबसे आखिर में बताया गया। फेलुदा ने उनसे कहा, मैं कल सुबह आपके घर पर एक मीटिंग करने का प्लान बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके घर के सभी मेल मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हों। इंस्पेक्टर हाजरा भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जी, किस टाइम? अमिताभ हालदार ने पूछा। 9 बजे। ठीक है। और आपने कहा मेल मेंबर्स होने चाहिए, तो क्या अनु को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उसे वहाँ मौजूद होना ही नहीं चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ बड़े लोगों से था, फेलुदा ने कहा। जी ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जब हम मिस्टर हालदार के घर पहुंचे तो इंस्पेक्टर और उनके आदमी पहले ही आ चुके थे। लालमोहन बाबू और मैं दोनों बहुत ही एक्साइटेड महसूस कर रहे थे। भगवान ही जाने फेलुदा किस रहस्य का खुलासा करने वाले थे और कौन गुनहगार निकलने वाला था। सब लोग ग्राउंड फ्लोर वाले बड़े ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। जब हम वहां पहुंचे तो मिस्टर दत्ता ने हमारा स्वागत किया और बोले, मुझे बहुत खुशी है कि मैं जल्दी ही दिल्ली जा रहा हूँ। असल में बिना किसी काम के मैं पागल सा हो रहा हूँ। हमें अभी तक अचिंत्य हालदार से ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला था। वो भी आए और उन्होंने फेलुदा से पूछा, ये इस सब में कितना टाइम लगेगा? मैं एक नए रोल में बहुत बिजी हूँ। ये रोल बहुत ही लंबा और मुश्किल है और नाटक कल शुरू हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। इसमें आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रॉमिस करता हूँ, फेलुदा ने बड़े ही आराम से कहा। अचिंत्य बाबू धीरे से बुदबुदाते हुए चले गए। एक नौकर ने सबको कॉफ़ी सर्व की और कॉफ़ी पीने के बाद फेलुदा खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा, जब मैं अमिताभ हालदार के बुलावे पर यहाँ आया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक मर्डर केस में फंस जाऊंगा। पार्वती चरण के मर्डर में सबसे हैरान करने वाली बात जो थी वो थी साधन दस्तीदार का गायब हो जाना। 10:15 से 10:30 तक वो पार्वती चरण की स्टडी में था। 10:30 हमने उसे ऊपर सिटिंग रूम से बाहर आते और फिर सीढ़ियों से नीचे जाते देखा। 5 मिनट बाद जब हम अनिरुद्ध से बात करने के बाद स्टडी में गए तो हमने पार्वती चरण को मरा हुआ पाया। हमने मिस्टर दस्तीदार को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। चौकीदार ने जोर देकर कहा कि उसने उसे बाहर जाते नहीं देखा। वो गार्डन में भी नहीं छिपा था। कंपाउंड की दीवार इतनी ऊंची थी कि उस पर से कूदना मुश्किल था, खास करके जब एक हाथ में ब्रीफ केस हो। हम तभी बीच में अचिंत्य बाबू ने फेलुदा को टोक दिया, आप उस आदमी को क्यों भूल रहे हो जो मिस्टर दस्तीदार के आने से पहले मेरे पिता से मिलने आया था? पेस्टन जी, वो उतनी जोर से नहीं मार सकते थे जितनी जोर से तुम्हारे पिता को मारा गया था। वो एक बूढ़े आदमी है मिस्टर हालदार, और उनको आर्थराइटिस है। वो अपना दाहिना हाथ ठीक से उठा भी नहीं पाते, इसलिए उनको हमें इससे बाहर मानना होगा। लेकिन एक तीसरा आदमी भी था जो साधन दस्तीदार के आने से पहले आपके पिता के कमरे में गया था। कौन? आप, मिस्टर अचिंत्य हालदार। अचिंत्य उछलकर खड़े हो गए। आपका मतलब है कि मैं अपने पिता को मारने की कोशिश करूंगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने सच में अपने पिता को मारने की कोशिश की। मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम्हें ऐसा करने का मौका मिला। ओह थैंक गॉड, तब ठीक है, फेलुदा ने आगे कहा। खैर, इस बात को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। दस्तीदार के गायब होने की 2 वजहें हो सकती हैं। 1, चौकीदार झूठ बोल रहा था, और 2, वो उस जगह से बाहर गया ही नहीं, और ऐसे में चौकीदार साफ साफ सच बोल रहा था। आपका मतलब है कि वो घर के अंदर ही कहीं छिप गया, जैसे अटारी में या किसी ऐसे कमरे में जिसका इस्तेमाल नहीं होता? ऋषिकेश दत्ता ने पूछा। अमिताभ हालदार ने तुरंत इस बात का विरोध किया। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी की नज़रों में आए बिना अटारी तक जा सकता था, और ड्राइंग रूम, स्टोर और मिस्टर दत्ता के बेडरूम को छोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर बाकी सारे कमरे बंद हैं, तो वो उनमें से किसी में कैसे घुस सकता था?
और वो पक्का मेरे कमरे में भी नहीं छिप सकता था, क्योंकि जब वो आया तो मैं तो घर पर ही नहीं था, मेरा कमरा बंद था। मिस्टर दत्ता ने जोर देते हुए कहा। ठीक है मिस्टर दत्ता, हमने पोस्ट ऑफिस से पता किया। उन्होंने कंफर्म किया कि आप 10 बजे वहां गए थे और आपने 2 टेलीग्राम भेजे थे। और उसके बाद आप अरे उसके बाद मैं अपनी घड़ी के लिए स्ट्रैप देखने गया था, मैंने आपको बताया था ना। जी हाँ, आपने हमें बताया था, लेकिन बदकिस्मती से आसपास की दुकानों में किसी को भी याद नहीं है कि उन्होंने उस समय आपको वहां देखा हो। अरे तो उससे क्या होता है? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर मित्तर? क्या आपकी पूरी जांच इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई बिजी दुकानदार अपने कस्टमर के बारे में क्या याद रख सकता है और क्या नहीं? जी नहीं मिस्टर दत्ता, मुझे दुकानदार की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की कोई वजह नहीं दिखी। और हाँ, मुझे नहीं लगा कि ऐसा मानने का कोई कारण है कि आप हमें सच बता रहे हो। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप खुद 10:15 बजे पार्वती चरण की स्टडी में गए हो सकते हो। आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर मित्तर? क्या आपने अभी अभी खुद नहीं कहा था कि आपने साधन दस्तीदार को ऊपर सिटिंग रूम से बाहर आते देखा था? और अब आप ये कह रहे हो कि मैं भी उसी समय वहां पर था? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मान लो मिस्टर साधन दस्तीदार आए ही नहीं, मान लो उनकी जगह आप चले गए, तो? इस बात के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। मिस्टर दत्ता कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मेरा सर चकराने लगा। फेलूदा आखिर ये कैसी अंटसंट बातें कर रहे थे? अचानक मिस्टर दत्ता जोर से हंसे और बोले, मिस्टर मित्तर, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मेरा मतलब है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि पार्वती चरण या तो पूरी तरह पागल थे या पूरी तरह बूढ़े? अगर मैं दाढ़ी लगाकर अंदर जाता तो क्या वो मुझे पहचान नहीं जाते? जी नहीं। वो कैसे पहचान पाते मिस्टर दत्ता? आपने अपना चश्मा उतारा, नकली दाढ़ी और मूछें लगाई और अपने कपड़े बदले। पार्वती चरण अपने कमरे में बैठे थे, एक ऐसे आदमी से मिलने की उम्मीद करते हुए जिसको उन्होंने 7 साल से नहीं देखा था। तो उनको क्यों नहीं लगता कि आप वही आदमी हो? क्योंकि तुम वही आदमी थे, है ना? साधन दस्तीदार और ऋषिकेश दत्ता में क्या फर्क है, बताओ? पार्वती चरण को कैसे पता चलता कि उनका नया सेक्रेटरी असल में नकली वेश में उनका पुराना सेक्रेटरी ही है? साधन दस्तीदार के तौर पर तुम्हारी दाढ़ी असली थी, तुमने उसे शेव कर दिया। दस्तीदार चश्मा नहीं पहनता था, लेकिन तुमने तय किया कि ऋषिकेश दत्ता को पहनना चाहिए, और तुम इतने टाइम तक पुराना हिसाब बराबर करने के लिए इंतजार करते रहे। तुम नौकरी से निकाले जाने की बेइज्जती कभी भूल ही नहीं पाए थे। सही कहा ना? मिस्टर दत्ता के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। 2 कांस्टेबल उसके इर्द गिर्द जाकर खड़े हो गए। लेकिन फेलूदा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तुमने अपने मालिक को मारने के लिए भारी पेपर वेट का इस्तेमाल किया, फिर उसको अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया और बाद में बाहर निकलकर तालाब में फेंक दिया। उसके बाद तुम्हें अपना भेष बदलने और एक बार फिर से ऋषिकेश दत्ता के रूप में सामने आने में बस कुछ ही मिनट लगे। सही कहा ना मैंने? मिस्टर दत्ता कुछ नहीं बोले। मैं देख सकता था कि दिसंबर में भी उनकी शर्ट का कॉलर पसीने से भीगा हुआ था। और हाँ, एक और बात है। क्या टेक केयर साधु शब्दों का आपके लिए कोई मतलब है? क्या आपने हाल ही में एक चिड़िया से ये शब्द नहीं सुने? उसी चिड़िया से जो गायब हो गई थी, है ना? आप अंधविश्वासी हैं, और इसीलिए आपको ये लगा कि जब चिड़िया ने कहा टेक केयर साधु, तो इसका मतलब चिड़िया को आपके प्लान के बारे में कुछ पता है और वो आपको चेतावनी दे रही है, और इसीलिए आपने उसे पिंजरे से निकालकर बाहर छोड़ दिया। लेकिन उसने आपके ऊपर जवाबी हमला किया और आपके हाथ पर अपनी चोंच का निशान छोड़ दिया। इस बार ऋषिकेश दत्ता के मुंह में जबान लौट आई। अपनी कुर्सी से उछलते हुए बोले, बेतुकी बात है, एकदम मजाकिया। मुझे कब चोट लगी और कहाँ? मेरे हाथ पर कहीं कोई निशान दिख रहा है किसी को? फेलूदा मुस्कुराकर बोले, इंस्पेक्टर हाजरा, क्या आपने किसी आदमी से आप कहेंगे कि वो उनके दाहिने हाथ से कलाई घड़ी उतार दे? मिस्टर दत्ता ने कांस्टेबल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उनकी घड़ी का क्लैस्प खोल दिया और वो आसानी से फिसल गई। दूर से भी 1 इंच लंबी खरोंच साफ दिखाई दे रही थी, जिसको उन्होंने अपनी घड़ी के स्ट्रैप के नीचे सुरक्षित रूप से छिपा रखा था। इस बार वो बहुत ही धीमे स्वर में बोले, मेरा उसको मारने का इरादा नहीं था। आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा बदला लेने का मतलब मर्डर करना नहीं था, लेकिन फिर भी पार्वती चरण की मौत हो गई। आप तो बस नेपोलियन का लिखा वो लेटर चुराना चाहते थे, ये जानते हुए कि वो पार्वती चरण के लिए कितना कीमती था।
तुम जानते थे कि पेस्टन जी उसे खरीदने के लिए तैयार थे और इसीलिए तुम। अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं किया भाई। प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए मिस्टर दत्ता। मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानता हूँ। तुम इस काम में अकेले नहीं थे, है ना? तुमने वो लेटर लिया, अपना मेकअप बदलने के लिए अपने कमरे में गए और फिर उसे अपने साथी को दे दिया। लेकिन तुम्हारे साथी को भी ये बात पता थी कि पुलिस घर की तलाशी लेगी, इसलिए उसने भी जल्दी से उसे छिपा दिया ऐसी जगह पर जिसे वो बिल्कुल सेफ समझता था। क्यों, सही कहा ना अचिंत्य बाबू? फेलुदा का ये आखिरी सवाल एक गोली की तरह जाकर लगा, लेकिन अचिंत्य हालदार हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो बिल्कुल शांत रहा और होठों पर मुस्कान लिए फेलुदा को घूरता रहा। बड़े ही मजाकिया स्वर में बोला, बोलते रहिए मिस्टर मित्तर, बताइए और आगे क्या हुआ? आप 10:30 बजे के बाद अपने भतीजे के कमरे में गए थे, है ना? हाँ, गया था। तो वो चाहता था कि मैं उसका नया खिलौना देखूं, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? जी नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि मर्डर के कुछ समय बाद एक चोर आपके भतीजे के कमरे में घुस गया था, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रहा था। तो क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि वो चोर आप ही थे और आप उस लेटर को लेने की उम्मीद में अनु के कमरे में घुसे थे, क्योंकि आपने ही उसे वहां पर छिपा दिया था? मैं जानता हूं कि आपने ही पेस्टन जी को फोन किया था और चोरी का लेटर लाने का ऑफर दिया था, लेकिन क्योंकि वो आपको नहीं मिला, इसीलिए पेस्टन जी के घर कोई नहीं पहुंचा। अचिंत्य अभी भी ढीठ की तरह अड़ा रहा। आपकी बात कितनी अजीब है मिस्टर मित्तर। अगर मैंने वो लेटर खुद छिपाया होता तो वो मुझे क्यों नहीं मिलता भला? इसकी वजह बहुत ही आसान है मिस्टर हालदार। जिस चीज में आपने वो लेटर डाला था वो उस समय कमरे में आपको कहीं नहीं मिली जब आप उसे ढूंढने गए, क्योंकि असल में वो उस समय अनु के तकिए के नीचे रखी थी। ये रही वो गन। फेलुदा ने इंस्पेक्टर हाजरा की तरफ हाथ बढ़ाया, जिन्होंने चुपचाप उनको वो लाल खिलौना मशीन गन दे दी जो अनु ने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। फेलुदा ने अपनी उंगली उसके नोजल में डाली और एक मुड़ा हुआ कागज बाहर निकाला। ये नेपोलियन का लेटर था। अब अचिंत्य हालदार के होठों से मुस्कान एकदम गायब हो गई। अब उसके और मिस्टर दत्ता के पास कहने के लिए और कुछ बाकी नहीं बचा था। माली का बेटा शंकर बहुत ही जल्दी चंदना चिड़िया को पकड़ने और उसे उसके छोटे मालिक को लौटाने में कामयाब हो गया। हालांकि अनु ने उसके रिकवरी का पूरा क्रेडिट फेलुदा को दिया। अमिताभ हालदार ने कहा कि फेलुदा उनके पिता के कलेक्शन में से इनाम के तौर पर कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन फेलुदा ने नाम में सिर हिला दिया। जी नहीं मिस्टर हालदार, मुझे ये रहस्य सुलझाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था। मेरा इसमें शामिल होना पूरी तरह से एक इत्तेफाक था और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि आपके बेटे ने मुझे बुलाया था। एक 6 साल के बच्चे से मैं फीस की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ भला? 2 दिन बाद लाल मोहन बाबू हमारे घर आए। फेलुदा की तरफ सीधे देखते हुए उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से कहा, सर, आपकी जबरदस्त इंटेलिजेंस और जबरदस्त डिटेक्शन पावर को देखते हुए मैं आपको आज एक ऑनरेरी टाइटल दे रहा हूँ, ABCD। ABCD वो क्या है जटायु बाबू? इसका मतलब है एशिया का बेस्ट क्राइम डिटेक्टर। और हम तीनों जोर से हंस दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।